नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एशिया की विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन एशिया। इससे पूर्व हम एशिया की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, वो उसकी भौगोलिक विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं, सांस्कृतिक विशेषताएं, राजनीतिक विशेषताएं आदि के बारे में पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम एशिया में किस प्रकार से विविधताएं हैं और वो विविधताएं किस प्रकार से इसको एकता के सूत्र में बांधती हैं, जोड़ती हैं, इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। प्रत्येक क्षेत्र अथवा प्रदेश की अपनी भौगोलिक विविधता होती है। आप अच्छी तरह जानते हैं, चाहे वो धरातल की है, चाहे वो वनस्पति की है, क्योंकि भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं का विज्ञान है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो समानता रखते हैं। एशिया के लिए यह तत्व पूर्णतः सत्य है कि यहाँ एक और प्राकृतिक एवं मानवीय तथ्यों में विविधता है, तो दूसरी ओर एकता के सूत्र भी विद्यमान है। एशिया में विविधता, किन किन क्षेत्रों में हमें विविधता देखने को मिलती है? एशिया के भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक वातावरण में विविधताएं पाई जाती हैं। सबसे पहले आता है भौगोलिक विविधता। एशिया को भौगोलिक तत्वों ने एक और विशिष्ट क्षेत्र बनाए हैं, वहीं दूसरी ओर वे तत्व उसकी विविधता के द्योतक भी हैं, जैसे धरातल, स्थिति, जलवायु, मिट्टी का उपजाऊपन। यदि हम जलवायु की बात करते हैं तो एशिया मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पर चाहे शीत जलवायु, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, इन सब की विद्यमानता भी इसमें पाई जाती है। मिट्टियाँ हम जानते हैं कि एक छोटे से एरिया में मिट्टी में अंतर मिलता है, चाहे किसी स्टेट में। तो एशिया तो एक विशालकाय महाद्वीप है, तो इसमें सभी जगह मिट्टियाँ एक जैसी नहीं, विविध प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। एशिया के अनेक देशों का छितरा हुआ होना। एशिया विश्व का सबसे विशालकाय महाद्वीप है और यहाँ पर छितरे हुए इनके देश पाए जाते, विविधता के लिए उत्तरदायी है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, जापान। ये क्षेत्रीय एकता के लिए व्यवधान भी प्रकट करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र एकदम महासागरों में स्थित हैं, टापू के रूप में हैं, द्वीप के रूप में हैं, और ये आपके भारत, चीन, इन सब से इनको अलग करते हैं। संरचना एवं उच्चावच की दृष्टि से विविधता स्पष्ट है। यहाँ अति प्राचीन भूखंडों के नवीनतम क्षेत्र एवं विविध उच्चावचीय स्वरूपों की उपस्थिति ने प्राकृतिक विविधता को जन्म दिया है। जलवायु एकता का प्रतीक है, किंतु उसमें अधिक वर्षा की मात्रा, तापक्रम की भिन्नता, स्थानीय एवं प्रादेशिक विविधताएं महत्वपूर्ण कारक हैं। मिट्टी के उपजाऊपन में अंतर से भी कृषि उत्पादों में विविधता आना स्वाभाविक है, जैसे गंगा, सिंध, सीकांग या फिर पथरीले पठारी क्षेत्र, जहाँ कृषि के लिए हमेशा सर्वथा अनुपयुक्त हैं। एक और बहुत उपजाऊ मिट्टी के मैदान हैं, दूसरी तरफ पठारी भाग हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहाँ मिट्टी का उपजाऊपन कम पाया जाता है। तो ये आपके भौगोलिक विविधता के कारक हैं कि जिसके कारण से कि एशिया सभी जगह जोग्राफिकल उसकी तरह से एक में अंतर मिलता है। दूसरा आता है आर्थिक विविधता, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। एशिया के प्राकृतिक वातावरण की विविधता ने ही आर्थिक विविधता को जन्म दिया है। हम जानते हैं कि स्पेशल या विशेष प्रकार की जलवायु दशाओं में विशेष प्रकार की वनस्पति या आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। तो जहाँ पर जब वातावरण में अंतर है तो वहाँ पर आपके आर्थिक कार्यकलापों में भी अंतर आना स्वाभाविक है। यदि हम जापान को छोड़कर इसके अधिकांश देश, यदि हम जापान को छोड़ दें तो यहाँ पर अधिकांश जो क्षेत्र है या देश हैं, प्रदेश हैं, वो कृषि पर निर्भर हैं। कृषि के स्वरूप में भी भिन्नताएं मिलती हैं। भारत में सघन निर्वाहक कृषि है, तो दूसरी ओर मलेशिया, इंडोनेशिया में बागाती कृषि होती है। क्योंकि भारत और चीन में जनसंख्या अधिक है,
खेतों का आकार छोटा है तो यहाँ पर सघन एवं आत्मनिर्भर अपने परिवार पालने के लिए कृषि की जाती है। दूसरा इकोनॉमिक डाइवर्सिटी में आता है, जैसे हम खनिज उत्पादन एवं औद्योगिक प्रगति की दृष्टि से एशिया में पर्याप्त अंतर है। एक और जापान जैसा औद्योगिक राष्ट्र है जो विश्व के विकसित राष्ट्रों से कम नहीं है, और दूसरी ओर भारत व चीन ने भी पर्याप्त औद्योगिक प्रगति की है। खनिज उत्पादन में अभ्रक, मैग्नीज, टंगस्टन, एंटीमनी, टिन का उत्पादन एवं सुरक्षित भंडार संतोषजनक है। परिवहन एवं संचार के साधनों का प्राकृतिक विविधता के अनुरूप विकास हुआ है। अतः एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विविधता मिलती है। चाहे हम कृषि की बात करें, चाहे हम खनिजों के वितरण की बात करें, चाहे हम यातायात या परिवहन के साधनों की बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो भौगोलिक विभिन्नता पाई जाती है वही कृषि, खनिजों का वितरण, आपके परिवहन के साधनों में भी हमें अंतर देखने को मिलता है, विविधता देखने को मिलती है। आगे आता है कल्चर एंड पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विभिन्नता। एशिया एक विशाल महाद्वीप है। एशिया में जहाँ सांस्कृतिक एकता है वहीं विविधता भी विद्यमान है। इसमें धर्म एवं भाषागत विविधताएं महत्वपूर्ण हैं। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, बौद्ध धर्मों के विविध क्षेत्र हैं, और भाषा की भी भिन्नता पाई जाती है। कहीं पर चाइनी बोली जाती है, कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं पर तेलुगु, कन्नड़, ये भाषाएं इसमें बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर धर्म और संस्कृति की विविधता पाई जाती है। राजनीतिक दृष्टि से प्रत्येक देश स्वतंत्र है, अपनी सरकार है, शासन व्यवस्था है। यहाँ एक और साम्यवादी जो चीन है, यहाँ पर साम्यवादी सरकार है, तो दूसरी ओर प्रजातांत्रिक व्यवस्था, जिसमें हम भारत का नाम ले सकते हैं, वाले अधिकांश देश हैं। अधिकांश देशों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, चुनी हुई सरकारें बनती हैं, शासन चलाती हैं। विश्व शक्तियों ने इस क्षेत्र को राजनीतिक दृष्टि से अशांत क्षेत्र बना दिया है। जो वर्ल्ड की पॉलिटिकल पावर शक्तियां हैं, जैसे अमेरिका है, रूस है, इंग्लैंड है, इन्होंने इस क्षेत्र को अशांत बना रखा है अपने स्वार्थों के लिए। उनका यही प्रयास है कि ये एक दूसरे से संघर्षरत रहें और उनका स्वार्थ सिद्ध होता रहे। स्वार्थ सिद्धि में वो अपने हथियार यहाँ पर बेचते रहते हैं। तो ये आपके भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विविधताएं थी जो एशिया को विभिन्नता वाला प्रदेश बनाती हैं। अब आता है एशिया की एकात्मकता, यूनिटी ऑफ एशिया, कि ये किस प्रकार से एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। एशिया के लिए सत्य है कि यहाँ विविधता में एकता है, क्योंकि जो तत्व विविधता के लिए उत्तरदायी हैं उन्हीं में एकता के सूत्र भी विद्यमान हैं। जिनके लिए जो विविधता तैयार करते हैं वही एकता के सूत्र में भी बांधते हैं। नंबर 1 है भौगोलिक एकात्मकता, ज्योग्राफिकल यूनिटी। भौगोलिक विविधता के साथ ही एशिया में भी एकता विद्यमान है। मानसून एशिया में दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी एशिया को शामिल किया गया है, जो एक अनवरत इकाई के रूप में है। जहाँ स्थलीय संबंध नहीं है वहाँ सागर के माध्यम से स्थापित किए गए हैं। जलवायु एशिया का वह महत्वपूर्ण तत्व है जो विविधता में एकता स्थापित करता है। इस क्षेत्र का पृथक अस्तित्व एवं नामकरण जलवायु के कारण ही हुआ है। ज्योग्राफिकल उसमें हम देखते हैं कि कुछ देशों को छोड़कर ये संपूर्ण प्रदेश एक भूमि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और जहाँ पर वो जुड़े हुए क्षेत्र नहीं है वो सागर से जुड़े हुए हैं। और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो मानसूनी जलवायु है की जो दशाएं हैं, इस पूरे प्रदेश में पाई जाती हैं, जो एक भौगोलिक एकात्मकता की के लिए उत्तरदायी है।
अगला आता है नेक्स्ट आर्थिक एकात्मकता, कि आर्थिक रूप से ये किस प्रकार एक यूनिट है। आर्थिक दृष्टि से एशिया के प्रदेशों में अत्यधिक समानता है। आर्थिक विकास का प्रारूप एवं समस्याएं भी लगभग समान हैं। जापान ने तकनीकी ज्ञान, कर्मठता एवं चीन ने साम्यवादी नेतृत्व में यद्यपि आर्थिक प्रगति में सफलता प्राप्त की है, किंतु मूल आर्थिक स्वरूप आज भी समान है। जापान ने अच्छी प्रगति की है, चीन ने भी की है, भारत ने भी की है, लेकिन जो समस्याएं हैं वो आज भी एक जैसी हैं सभी प्रदेश में। नंबर 1 है कृषि जीवन का आधार। पूरे एशिया में कृषि ही जीवन का आधार है। जीवन यापन के लिए यहाँ पर मैक्सिमम जनसंख्या कृषि कार्य करती है। नेक्स्ट नंबर 2, कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक निर्भर रहना। यहाँ की जनसंख्या का अत्यधिक भाग कृषि पर निर्भर रहता है, कृषि एवं पशुपालन पर। नंबर 3, विकासशील अर्थव्यवस्था। चीन, जापान, भारत, रूस, इनको छोड़कर के अधिकतर जो देश हैं वो विकासशील प्रारूप में है। यहाँ की अर्थव्यवस्था अभी अपने विकास की ओर अग्रसर है। नेक्स्ट नंबर 4, विदेशी आर्थिक सहायता पर निर्भरता। एशिया के अधिकांश देश विदेशी आर्थिक सहायता पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट नंबर 5, व्यापारिक असंतुलन। यहाँ पर आयात और निर्यात में जिन क्षेत्रों में जिस चीज़ का अभाव होता है, कई देश, चाहे वो तकनीकी है, चाहे वो मशीनरी है, कि उनके आयात और निर्यात बैलेंस नहीं है। जिनके पास नहीं है वो ज़्यादातर आयात करते हैं और निर्यात की मात्रा बहुत कम है। तो इस प्रकार से व्यापारिक असंतुलन, चाहे वो तेल का है, चाहे वो मशीनों का है। नेक्स्ट नंबर 6, औद्योगिक पिछड़ापन। जापान, चीन, भारत को छोड़कर अधिकतर जो देश हैं, इन क्षेत्रों को छोड़कर, इन देशों को छोड़कर औद्योगिक पिछड़ापन पाया जाता है। और 7 है क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन, कि इस क्षेत्र में कि जहाँ पर आर्थिक गतिविधियों में अंतर है तो उसका आर्थिक असंतुलन होना भी स्वाभाविक है। नेक्स्ट आगे आता है सांस्कृतिक एकता। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एशिया के देशों में अति प्राचीन काल से संबंध रहे हैं। यदि हम हिस्ट्री देखें, इनका इतिहास देखें, तो ये पहले से ही इनमें संबंध रहे हैं। आपसी विचार विनिमय एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहा है। भारतीय संस्कृति ने सभी को प्रभावित कर सभी को निकट लाने में सहयोग दिया है। वसुधैव कुटुम्बकम की जो हमारी परिपाटी है, उसी प्रकार से इस संस्कृति ने सबको जोड़े रखने का काम किया है। सांस्कृतिक तत्वों में धर्म जहाँ विविधता दी है, वहीं एकता भी कायम की है। इस्लाम धर्म पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया में व्याप्त है। भारत में उद्भूत बौद्ध धर्म आज जापान, लंका, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल एवं चीन में व्याप्त है। तो ये जो धर्म है जो हमें एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करता है। एशिया जैसे विशाल महाद्वीप में विविधता होना स्वाभाविक है, किंतु विविधता में जो एकता के सूत्र विद्यमान हैं वो ही इस क्षेत्र को एक विशिष्ट भौगोलिक खंड बनाते हैं। तो ये सांस्कृतिक एकता, आर्थिक एकता और भौगोलिक एकता, ये इसको एकता के सूत्र में बांधे रखते हैं। नेक्स्ट आता है कि एशिया की विश्व के संदर्भ में क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, कि जो विश्व में प्रथम स्थान है जिनका। एशिया महाद्वीप विश्व में भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। एशिया संसार के 33% भूभाग पर विस्तृत है। संपूर्ण क्षेत्रफल का 33% हिस्सा एशिया महाद्वीप के पास में है। एशिया की 2018 में जनसंख्या 4 अरब 44 करोड़ के लगभग थी, जो विश्व की जनसंख्या का 60% भाग था।
एशिया में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट 8,848 मीटर स्थित है। मृत सागर समुद्र तल से 400 मीटर नीचे सबसे गहरी सागर है। इजराइल, फिलिस्तीन एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। यहाँ पामीर की घाट, सर्वोच्च पठारी भाग, तिब्बत का पठार, विस्तृत मैदानों में सिंधु गंगा का मैदान, चीन का इरावदी, मीक्यांग, दजला, फरात, साइबेरिया का मैदान, नदियों में यांगटीसिक्यांग, हांगहो, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, तारिम, दजला आदि आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास का केंद्र रही हैं। एशिया में भूमध्य रेखीय जलवायु शीत जल प्रदेश, मानसूनी, शुष्क एवं शीतोष्ण जलवायु मिलती है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो जलवायु का रूप देखने को मिलता है, क्यों भूमध्य रेख होने से भूमध्य रेखीय जलवायु मिलती है। वो आपके उत्तरी क्षेत्र में शीत प्रदेश, मानसूनी प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। शुष्क और शीतोष्ण जलवायु मिलती है। संसार का सर्वाधिक ठंडा स्थान बर्खोयांश, सर्वाधिक गर्म स्थान जैकोबाबाद, अत्यधिक वर्षा स्थल चेरापूंजी वर्तमान मानिसराय, थार का मरुस्थल, भूमध्य रेखीय वन, शीतोष्ण कोणधारी वन, मरुस्थलीय कांटेदार झाड़ियाँ, घास के मैदान, वनस्पति रहित शीत प्रदेश एशिया की अमूल्य धरोहर है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे अधिक कोयला मिलता है। रूस, चीन तथा कोरिया प्रमुख कोयला उत्पादक देश हैं। एशिया का 60% कोयला भंडार रूस में है। विश्व का 60% पेट्रोलियम एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। टिन उत्पादन में प्रथम स्थान है। एशिया महाद्वीप बॉक्साइट, क्रोमियम, मैग्नीज, पारा, टंगस्टन, जस्ता, ग्रेफाइट, अभ्रक, मैग्नेसाइट, पाइराइट के विशाल भंडार हैं। एशिया के विशाल क्षेत्र में 17% कृषि भूमि है। यहाँ टोटल जो एरिया है उसके मात्र 17% क्षेत्र ही कृषि योग्य है। भारत में 50%, चीन में 37%, टर्की में 35%, ईरान में 12% तथा इंडोनेशिया में 10% क्षेत्र में ही कृषि होती है। ये संपूर्ण, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र जो अनुपयुक्त हैं कृषि के लिए, तो उसके अलावा जो शेष भाग है जिसमें कृषि की जाती है तो ये प्रतिशत कम है। एशिया महाद्वीप में प्रजातीय विविधता देखी जाती है। यहाँ 2/3 जनसंख्या मंगोल प्रजाति की है। चीन की 94% जनसंख्या हान या चीनी है। इस्लाम, बौद्ध, हिंदू, ईसाई प्रमुखता से हैं। एशिया में प्राचीन सभ्यताएं मेसोपोटामिया, बेबीलोन, सुमेरियन और असेरियन, भारतीय उपमहाद्वीप की मोहनजोदड़ो, चीन की हांगो नदी, घाटी सभ्यताएं 2000 से 4000 BC प्राचीन हैं। सबसे जो पुरानी सभ्यताएं हैं वो सारी एशिया में अवस्थित है। एशिया महाद्वीप विश्व में भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। एशिया संसार के तो ये था आपके कि किस प्रकार एशिया महाद्वीप में विविधता में एकता स्थापित है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।